गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने हार्टले ऑसिलेटर स्टडी किया था। आज मैं आपको कॉलपिट ऑसिलेटर के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर के सर्किट डायग्राम से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑसिलेटर्स क्या होता है, जो कंटिन्यूसली रिपीटेडली आपको एसी साइनोसॉइडल वेव्स फॉर्म प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी इनपुट सिग्नल्स ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। उस डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कितनी होती है वो टैंक सर्किट में लगे इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम से। सर्किट डायग्राम में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और एनपीएन ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। कॉमन एमीटर और एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन, बाइसिंग रजिस्टर्स, आरएफसी, की, पॉजिटिव वीसीसी, इसको आप CO भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर ऑफ आउटपुट सेक्शन। इसके साथ यहाँ पर टैंक सर्किट। आज जो कॉलपिट ऑसिलेटर में टैंक सर्किट लगेगा वो हार्टले से थोड़ा अलग होगा। हार्टले में हमने एक इंडक्टर कॉयल को दो पार्ट में सीरीज में कनेक्ट किया था। आज हम दो कैपेसिटर C1 और C2 को कनेक्ट करेंगे, इनके साथ एक इंडक्टर पैरेलल में। एमीटर से RE और बाईपास कैपेसिटर CE और ये RE। स्टूडेंट्स इस सेंटर से ये R1 और R2 के साथ कनेक्ट सर्किट को कंप्लीट करते हैं और यहां से एक कनेक्शन यहाँ पर, और सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर अर्थ करेंगे, ग्राउंड करेंगे। और इसके साथ म्यूचुअल इंडक्शन में आउटपुट लेने के लिए एक इंडक्टर कॉइल जो म्यूचुअली कनेक्टेड होगी इस L1 इंडक्टर के साथ, इसको हम L डैश बोल सकते हैं। यहां से हम V आउटपुट यहां से ड्रॉ करेंगे। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसको हम CI कैपेसिटर ऑफ इनपुट सेक्शन, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस इज कोलेक्टर एंड दिस इज एमीटर, और ये NPN और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस। These are the biasing resistors R1 and R2। तो ऑलमोस्ट ये सर्किट डायग्राम ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर तैयार हो गया है। अब स्टूडेंट्स इसके कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। R1 and R2 are the biasing resistors। biasing resistors। RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। CI कैपेसिटर ऑफ इनपुट सेक्शन, CO कैपेसिटर ऑफ आउटपुट सेक्शन। This is the tank circuit। Tank circuit and output taken from this L dash. This is CE bypass capacitor, bypass capacitors। और कंपोनेंट्स आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा।
तो अब स्टार्ट करते हैं इन कंपोनेंट्स का काम क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था R1 R2 आर द बाइसिंग रजिस्टर्स जो आपके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं, आपको प्रॉपर वोल्टेज सर्किट में प्रोवाइड करते हैं। RE और CE, अगर इस बाईपास कैपेसिटर को यहाँ पर यूज ना किया जाए, इस सर्किट को यूज ना किया जाए, तो जितना भी वोल्टेज B और E से आएगा वो RE के अक्रॉस क्या होगा, उसका ड्रॉप हो जाएगा। तो जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो सिग्नल आपको यहाँ पर भी E में नहीं मिल पाएगा। तो हम यहाँ पर CE यूज करते हैं। जो कैपेसिटर का फंक्शन है, कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है और AC को अलाउ करता है। वो आपको पता है कि कैसे करता है। रिएक्टेंस जो होता है AC के लिए वो लो प्रोवाइड करता है और रिएक्टेंस फॉर DC के लिए दैट प्रोवाइड्स इनफाइनाइट होता है आपके पास। तो रिएक्टेंस को अगर दिखाएंगे तो 1/2 पाई म्यू C, जो म्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो XC आपका DC के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम ऐसे एक RFC है जिसका काम कैपेसिटर से अपोजिट है। RFC का रेडियो फ्रीक्वेंसी जो DC को अलाउ करती है और AC को आपके ब्लॉक करती है। जो जितनी भी वैल्यू यहाँ से आएगी DC को अलाउ कर देगी और AC को ब्लॉक कर देगी। कैपेसिटर के अपोजिट ये काम करता है। तो स्टूडेंट्स वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो VCC सप्लाई इस सर्किट में स्टार्ट हो जाएगी। एक IC करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, जो यहां से होते हुए कलेक्टर सर्किट से होते हुए जब इस टैंक सर्किट में जाएगा तो कैपेसिटर C1 और C2 जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये तब तक चार्ज होंगे जब ये फुली चार्ज होंगे तो इस L1 के अक्रॉस ये डिस्चार्ज होंगे। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैपेसिटर फिर से आपके चार्ज होंगे और यहाँ पर डिस्चार्जिंग होगी। फिर ये फुली चार्ज होगा तो ये फिर से आपके क्या होंगे, जब ये फुली चार्ज हुए ये कंप्लीटली आपके डिस्चार्ज हुए। इसी प्रोसेस में आपको यहाँ पर ऑसिलेशंस मिलेंगी और वो कौन सी ऑसिलेशंस होंगी, दीज आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं स्टूडेंट्स, इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस चाहिए। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जो हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जब आप इसकी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग होती है तो इस C2 के अक्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। उस वोल्टेज को हम इस सर्किट की हेल्प से इस एमीटर के बेस में फीड करते हैं। सपोज करो कि ये इस इन फेज इसमें सिग्नल्स देते हैं, तो ये जब इसमें फीड करते हैं तो ये हमें आउट ऑफ फेज आउटपुट थ्रो कलेक्टर प्रोवाइड करता है। और ये कितनी एम्प्लीफिकेशन करता है, जितनी यहाँ पर हीट लॉसेज हुए होंगे। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन इसकी प्रोड्यूस करने का रीजन है वो हीटिंग इफेक्ट है और इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस होते हैं इंटरनल इन कंपोनेंट्स के, जिनकी वजह से ये ऑसिलेशंस जो हैं इनका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस हीटिंग लॉस को कंप्लीट करने के लिए हम इसको फीड करते हैं बेस में और इस फीड करने को ही हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। आपको पता है कि हम ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक जो होती है वो यूज करते हैं। और जब ये आउट ऑफ फेज 180 डिग्री इस टैंक सर्किट में जाएगा तो ये टैंक सर्किट जो है ये भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है और दोनों 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री जो आपको एमीटर से मिलेगा दैट बिकम 360 डिग्री और 0 डिग्री। यही आपके ऑसिलेशंस की कंडीशंस हैं कि फेज शिफ्ट जो है वो 360 और 0 डिग्री आपके पास होना चाहिए। जब ये 360 और 0 डिग्री आपको मिलेगा तो ये L1 इसके साथ म्यूचुअली कनेक्ट है, कपल्ड है, तो आपको यहां से अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगी। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ एक बराबर रहता है सारी वेव शेप का। तो आपको जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी थी वो आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिल गई। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टैंक सर्किट के अंदर लगे इंडक्टर और कैपेसिटर्स के ऊपर। अब आपको कितनी फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, दैट इज 1/2 पाई √LC, वेयर C बराबर है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो आपको आउटपुट इस L1 के अक्रॉस मिल जाएगी जो इस टैंक सर्किट के साथ म्यूचुअली कपल्ड हमने किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट द
कॉलपिट ऑसिलेटर्स। कल लेक्चर में नेक्स्ट ऑसिलेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।